हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। तो हम लोग इस क्लास में करंट अफेयर्स देख रहे होते हैं। इससे पहले की 2 क्लासेस आ चुकी हैं, उन दोनों करंट अफेयर्स को आप लोग फटाफट देख लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं आज की क्लास के लिए। एंड टुडे इज डे 3 ऑफ करंट अफेयर्स। इसके अलावा देखिए, ये हमारे कुछ डिटेल्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं अपने डाउट को पूछने के लिए या फिर हम तक रीच आउट करने के लिए। बाकी कुछ और भी अदर अवेलेबल कोर्सेज हैं, जो प्रीलिम्स की कोर्सेज हैं, मेंस की कोर्सेज हैं, जिसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दी हुई है, आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल आप लोग, मैं कहूंगा कि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं अगर हमारे इन सीरीज को काफी फॉलो करते हैं तो। बाकी ये सीरीज अपडेटेड है, सीसैट की सीरीज इसमें कंटिन्यूड है। इसके अलावा पास्ट ईयर क्वेश्चन की भी एक सीरीज आ रही है जिसमें यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को फोकस किया जाएगा। तो ये भी सीरीज आज या मैक्सिमम कल तक में आपको अवेलेबल हो जाएगी, तो आप इसको भी वॉच आउट कर सकते हैं, अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को और अच्छी बना सकते हैं। मेंस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं अपने प्रिपरेशन को और बेटर और इवैल्यूएशन कराने के लिए। मिलते हैं हम लोग अपने, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और हमारा आज का टॉपिक सबसे पहले होने वाला है एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड। तो एस्ट्रोनॉमी में बेसिकली हमें ज्योग्राफिकल कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करना होता है और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो अब जरा स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो करंट अफेयर्स है वो है TOI 700D के बारे में। इस TOI 700D के बारे में जानने से पहले आप लोगों को एक छोटा सा कंसेप्ट जानने की जरूरत है और वो है हमारा सोलर सिस्टम के बारे में। तो सोलर सिस्टम में जैसा कि सबको ही पता होगा कि एक पहले हमारा सन है, सन के बाद हमारे बहुत सारे प्लैनेट्स आ जाते हैं। तो इस प्लैनेट के बाद, नंबर ऑफ प्लैनेट्स के बाद हमारे क्या होते हैं कि जैसे ये हमारा मान लेते हैं कि मर्क्यूरी हो गया, दिस इज आवर वीनस, दिस इज आवर अर्थ, दिस इज आवर मार्स एंड दिस इज जुपिटर। तो इन दोनों के बीच में ये जो जोन है, मतलब जिसमें अर्थ पृथ्वी और जिसमें मार्स है, ये जोन एक हैबिटेबल जोन बन जाता है। मतलब यहां पर जो लाइफ कंडीशंस है वो सस्टेनेबल तरीके से पाई जा सकती हैं। तो इस वजह से इस जोन को बोला भी जाता है गोल्डीलॉक जोन। गोल्डीलॉक जोन, या इसी को बोल सकते हैं आप हैबिटेबल जोन। हैबिटेबल जोन। क्वेश्चन ये उठता है कि इन हैबिटेबल जोन में कौन कौन से प्लैनेट्स आते हैं। तो प्लैनेट आपके आते हैं वो है अर्थ और मार्स। इसके अलावा अगर बात करते हैं कि कौन कौन से सैटेलाइट्स आ सकती हैं, तो सैटेलाइट के नाम पे मून आ सकती है, उपग्रह के नाम पे मून आ सकता है। इसके अलावा यूरोपा आ सकता है जो कि जुपिटर का सैटेलाइट है। तो ये बेसिकली 4 कह सकते हैं सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो जहां पर लाइफ पॉसिबल है। तो ये लाइफ पॉसिबल वाली कंडीशंस हो जाती हैं और ये पाई जाती हैं गोल्डीलॉक जोन में। तो आपको आइडिया लग गया होगा बेसिकली क्या चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, हम लोग जो ये बात किए ये हमारे सोलर सिस्टम के बारे में है, मतलब जहां पर सन एक स्टार है और इस स्टार के बाद ये सोलर सिस्टम बना है। सिमिलरली इसी तरीके से लाखों हजारों करोड़ों सोलर सिस्टम है जहां पर कोई दूसरा स्टार होगा। जैसे मान लेते हैं कोई और किसी दूसरे सोलर सिस्टम में एक दूसरा स्टार है, इस स्टार के साथ भी हो सकता है कई सारे प्लैनेट इस तरीके से लगे हों और उसी तरीके का स्टार हमें एक मिला है जिसका नाम है TOI 700D। ठीक है, तो जिसमें क्या है, इस सोलर सिस्टम में क्या है कि जो स्टार का नाम है वो है, स्टार का नाम जैसे हमारे यहाँ पे सन है वैसे ही इस स्टार का नाम है TOI 700। और जो अर्थ लाइक प्लैनेट है, मतलब इस तरीके से जो इसके सोलर सिस्टम होंगी, तो यहां पर जो अर्थ लाइक प्लैनेट है उस अर्थ लाइक प्लैनेट का ही नाम क्या है, उस अर्थ लाइक प्लैनेट का नाम है TOI 700D। क्लियर हो गया क्या है? तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज एक्सोप्लैनेट्स। जो हमारे अर्थ, हमारे सेलेस्टियल सिस्टम में नहीं होते हैं, हमारे सोलर सिस्टम में नहीं होते हैं, दूसरे सोलर सिस्टम में होते हैं, उनको एक्सोप्लैनेट्स बोला जाता है। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो ये हो गया हमारा सिस्टम। क्लियर है? अब देखिए, वही बोला है कि 1 सेकेंड, लेट मी क्लियर इट। NASA has reported the discovery of an Earth-sized planet named TOI 700D orbiting its star in a habitable zone. Clear? अब क्वेश्चन ये उठता है कि फॉर्मेशन ऑफ स्टार ये क्या है, मतलब कि कहां से हम फॉर्मेशन ऑफ स्टार होता है, कैसे हुआ। तो नंबर ऑफ थ्योरीज आर देयर जिसके थ्रू जो होती है स्टार का फॉर्मेशन हो जाता है। नंबर ऑफ थ्योरीज है जिनके थ्रू हम लोग बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्टार के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे इसमें जो सबसे ज्यादा कह लीजिए कि मॉडर्न थ्योरी है वो है बिग बैंग थ्योरी। दिस इज बिग बैंग थ्योरी। इसके अलावा और भी कई सारी थ्योरीज मतलब बोली जाती हैं, जिसमें एक थ्योरी है जिसमें जो स्टार होता है वो ब्लास्ट कर जाता है और ब्लास्ट करने के बाद छोटे छोटे प्लैनेट्स बन जाते हैं।
छोटे छोटे प्लैनेट्स बन जाते हैं। अब थोड़ा सा इसी थ्योरी को जरा ध्यान से सुनते हैं और ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज बहुत सारे करंट अफेयर्स इसी से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि सपोज एक स्टार है, दिस स्टार की भी अपनी एज होती है। स्टार की एज कहने का मतलब इसकी भी अपनी चाइल्डहुड स्टेज होती है, इसकी अपनी मैच्योर स्टेज होती है, इसकी अपनी कह लीजिए सेनाइल स्टेज होती है। इस सेनाइल स्टेज के बाद क्या होता है, ये स्टार इतना ज्यादा हीट हो जाता है, मतलब इस स्टार के पास इतनी ज्यादा एनर्जी हो जाती है कि यह सस्टेन नहीं कर पाता है। सस्टेन नहीं करने के बाद कर पाने के कारण क्या होगा, ये ब्लास्ट कर जाएगा। ब्लास्ट करने के बाद क्या होता है, इसके मास को लेकर के हमारे एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है चंद्रशेखर, इन्होंने एक लिमिट बताया, एक फॉर्मूला बताया कह सकते हैं। इन्होंने फॉर्मूला ये बताया कि देखिए, अगर इस जो स्टार है इसका अगर मास 1.44 इनटू मास ऑफ सन अगर होगा, ठीक है, अगर ये इससे ज्यादा हो गया, मतलब जो मास ऑफ सन है, मास ऑफ जो भी ये स्टार है जो ब्लास्ट हो रहा है, अगर इसका मास, इसका द्रव्यमान 1.44 इनटू मास ऑफ सन से अगर ज्यादा हो जाता है, तो अगर ये ब्लास्ट करता है तो ब्लास्ट करने के बाद ये जो बनाएगा उसको बुलाया जाएगा ब्लैक होल। ठीक है, ब्लैक होल, क्लियर। अगर ये इससे कम होता है, सपोज 1.44 इनटू मास ऑफ सन, या इससे कम होता है या बराबर भी होता है, तो ये बना देगा कोई ना कोई एक सोलर सिस्टम ब्लास्ट होने के बाद, तो ये बना देगा हमारा सोलर सिस्टम। क्लियर है। ब्लैक होल का मतलब क्या होता है, ब्लैक होल का मतलब जहां पर ग्रेविटी बहुत हाई होती है, ग्रेविटी वेरी हाई, और वेरी हाई का मतलब क्या है कि इनका जो मास है वो बहुत ज्यादा होगा। देख भी सकते हैं मास बहुत ज्यादा है, और मास बहुत ज्यादा होने के कारण लाइट को भी अट्रैक्ट करके केवल अपने ही अंदर इसको कह लीजिए कि समेट लेता है, तो लाइट भी बाहर नहीं जा पाती है, जिसके कारण से प्योरली ब्लैक दिखता है और ये ब्लैक होल बन जाता है। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि स्टार का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। अब सपोज ब्लैक होल बन गया, तो यहां तो अभी रिसर्च चल रही है, दिस इज तो R&D का केस हो गया है, जिसके लिए जो होता है अभी रिसेंट में कह लीजिए कि नोबेल पीस प्राइज वगैरह भी दिया गया है। तो खैर इसको तो छोड़ दीजिए, दिस इज कंसिडरेशन की अभी रिसर्च चल रही है। लेकिन अगर सोलर सिस्टम वाली बात की जाए तो अब जरा यहां पर देखते हैं, यहीं पर बहुत ज्यादा हो गया है। तो स्टार क्या है, स्टार से ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के बाद ये लिमिट के अंदर में निकल गया, मतलब 1.44 इनटू मास ऑफ सन के मास से कम या बराबर निकल जाता है। तो ब्लास्ट होने के बाद इस लिमिट को फॉलो करके ये बना देता है एक सोलर सिस्टम। इस सोलर सिस्टम के बनने के बाद में हुआ क्या कि एक बड़ा स्टार, दिस इज सपोज स्टार, ये ब्लास्ट हुआ, तो ब्लास्ट होकर के छोटे छोटे पार्टिकल में टूटा होगा। अकॉर्डिंग टू द मास ये अलग अलग जगहों पे फैल गया होगा। मोमेंटम कंजर्वेशन ये आप लोग जानते ही होंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का केस। ठीक है, तो इसको अब अलग अलग तरीके से ये अलग अलग टूट गया। तो जो भी बड़ा प्लैनेट बना, मतलब कि जो बड़ा मास का ये जो सर्फ एरिया था, बड़े मास का जो टुकड़ा था, ये टुकड़ा तो चलिए ठीक है बन गया, क्या प्लैनेट के फॉर्मेट में निकल के आ गया। लेकिन कुछ छोटे छोटे टुकड़े भी तो होंगे, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल भी तो होंगे। तो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या जो छोटे टुकड़े हैं उनको बोला जाता है एस्टेरॉयड, या इन्हीं को बोला जाता है मीटियोरॉयड। ठीक है, तो हमारे पास दो तरीके के कंसेप्ट हो जाते हैं, एक होता है जिसको एस्टेरॉयड क्षुद्र ग्रह बोला जाता है, और एक होता है मीटियोरॉयड जिसको हम लोग उल्का पिंड भी बोलते हैं हिंदी में। क्लियर हो गया क्या चीज है। तो आपको एक सोलर सिस्टम का पिक्चर दिख गया होगा कि किस तरीके से सिस्टम चल रहा होता है। तो एक फॉर्मेशन ऑफ स्टार का हम लोगों ने बेसिक्स पूरा रिवीजन कर लिया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम लोग जो इस तरीके की चीजें देखते हैं, अब वो सपना तो आ नहीं रहा है, कहीं ना कहीं से तो हम लोग इसको ऑब्जर्व कर रहे होंगे, तब जाकर के हम लोग इसको क्लेरिफाई कर रहे होंगे, प्रूफ कर रहे होंगे। तो इस तरीके की चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग रखते हैं टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप सबसे ज्यादा, मतलब बहुत सारे टेलीस्कोप है हमारे पास, जैसे नंबर ऑफ टेलीस्कोप, जैसे एक टेलीस्कोप है जिसका नाम है टेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी प्रेजेंट में यही वर्किंग है, जिसका नाम है ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, यूएसए का है। दूसरा है जिसको बुलाता है स्प्लिट्जर स्पेस टेलीस्कोप, ये भी एक यूएसए का टेलीस्कोप है जो अगेन स्पेस की चीजों को देख रहा होता है। इसके अलावा हबल टेलीस्कोप है, फिर जेम्स वेब टेलीस्कोप है, और फिर बाद में ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। तो ये मेन हमारे पास टेलीस्कोप आ जाते हैं जो कि पूरे यूएसए के ही हैं। हालांकि इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में भी डिस्कशन करेंगे, आगे के करंट अफेयर्स में डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे सिचुएशन आती जाएगी, जैसे जैसे करंट अफेयर्स आते जाएगा। फिलहाल आपको ये नाम याद रखना है कि ये सारे के सारे यूएसए के ही हैं।
एक छोटा सा बेसिक्स आप लोग को क्लियर कर देता हूं। देखिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कहां लगाए जाएंगे, कहां लगाए जाएंगे? चलिए ठीक है, एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग एज अ क्वेश्चन ले लीजिए और इस पर आप लोग रिसर्च करिए, R&D करिए, और जिनको आंसर पता चलेगा या आंसर जिसको गेस करना होगा या जो कुछ भी करना होगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको बताऊंगा इसका रीजन क्या है, इसका आंसर क्या है। तो आपको ये बताना है कि एस्ट्रोनॉमिकल, क्वेश्चन जरा ध्यान सुनिए, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की लोकेशन क्या होनी चाहिए, या फिर ये कह सकते हैं कि लोकेशन को डिसाइड करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच लोकेशन आर बीइंग डिसाइडेड वेयर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप शुड बी प्लेस्ड, कहां पर इनको रखा जाए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चलिए ठीक है, एक मैं आपको हिंट भी दे देता हूं, जैसे हमारे यहाँ पे लद्दाख में रखा गया है। नाउ दिस इज बहुत बड़ा हिंट, जिससे क्या है कि आप खोज सकते हैं क्या चीज है इसका रीजन। चलिए खैर, गोल्डीलॉक्स जोन के बारे में हम लोगों ने बात कर ही लिया कि हैबिटेबल जोन आल्सो कॉल्ड एज गोल्डीलॉक्स जोन, द एरिया अराउंड द स्टार वेयर इट इज नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड लिक्विड वाटर टू एग्जिस्ट ऑन द सरफेस ऑफ सराउंडिंग लिक्विड, या एक तरीके से बोल सकते हैं कि हैबिटेबल जोन जो हो जाता है उसी को हम लोग बोल देते हैं गोल्डीलॉक्स जोन। क्लियर? अब देखिए एक तीसरी करंट अफेयर्स यहां पर है, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, ये जरा ध्यान से सुनिएगा। यहां पर बेसिकली बात की जा रही है मीटियोरॉइड की। ठीक है, अब देखिए मीटियोर्स, ये सब आप लोग को पता होंगे, बेसिक्स में डिस्कस भी करेंगे हम लोग और अपने लॉकडाउन सीरीज में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल जरा इसके बारे में देखिए, ओल्डेस्ट मटेरियल ऑन अर्थ, यानी कि कोई ना कोई डस्ट पार्टिकल के रूप में ही बात कर रहा है। डस्ट मतलब जब स्टार टूटा होगा तो कोई ना कोई डस्ट पार्टिकल आया होगा। तो ओल्डेस्ट मटेरियल ऑन अर्थ प्री सोलर ग्रेन, दिस इज इंपॉर्टेंट। जब सूर्य नहीं बना था उसके भी पहले का हमारे पास मटेरियल, कौन सा मटेरियल? सिलिकॉन मटेरियल, ये पाया गया ऑफ द सिलिकॉन कार्बाइड इन द मर्चिसन मीटियोरॉइड व्हिच फेल इन ऑस्ट्रेलिया इन 1969। तो हुआ क्या था, जैसे उल्का पिंड या फिर मीटियोराइट लगातार धरती पे अर्थ पे गिरते ही रहते हैं, जिनको टूटता हुआ तारा भी बोलते हैं आप लोग। तो ये जो कंडीशन है, ये जो गिरता है, तो एक बार क्या होता है कि 1969 में ऑस्ट्रेलिया में भी सिमिलर टाइप ऑफ कंडीशन होती है, सिमिलर टाइप ऑफ मीटियोराइट फॉल डाउन करते हैं। मीटियोराइट फॉल डाउन होते हैं तो इससे क्या होगा कि सीधी सी बात है, कोई ना कोई ये पार्टिकल होगा, कोई ना कोई एक मटेरियल का बना होगा। तो ये जो मटेरियल का बना है उसका नाम है सिलिकॉन कार्बाइड, SiC। इसी को कोरंडम भी बोला जाता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज कोरंडम। ठीक है, मटेरियल मतलब सिरामिक वगैरह में यूज किया जाता है, सिरामिक इंजीनियरिंग या सिरामिक प्रोडक्ट में यूज किया जाता है। तो ये सिलिकॉन कार्बाइड क्या हुआ कि यहां पर ऑस्ट्रेलिया में इकट्ठा हो गया जहां पे मीटियोराइट हुआ। अब जो साइंटिस्ट हैं वो आए और इसकी रिसर्च करना शुरू किए। रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि यार इनकी जो एज है, मतलब जिस एज के हैं ये लोग, वो प्री सोलर है। इससे फायदा क्या है? इससे फायदा यह है कि हमें यह पता चल गया सिलिकॉन कार्बाइड मटेरियल के जरिए कि ये मटेरियल कितना पुराना है। फर्स्ट थिंग कि ये ओल्डेस्ट कितना है, पहली चीज पता चल गई। दूसरा, हमें यह पता चल जाएगा कि हमारा जो स्पेस है उस स्पेस में मटेरियल कैसे कैसे अवेलेबल है। सेकेंड थिंग, इसके अलावा हम लोग प्लैनेट के कह लीजिए कि इवोल्यूशन को भी, प्लैनेट किस तरीके से निकल करके बने हैं, कैसे आए, इसके बारे में भी रिसर्च हम लोग कर सकेंगे। तो बेसिकली क्या है, दिस इज अ लिंक फॉर द फर्दर रिसर्च इन द स्पेस एक्सप्लोरेशन आप कह सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम हम लोगों ने डिस्कस किया। क्लियर हो गया क्या चीज है? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए कुछ सेल्स एंड बैटरीज के बारे में बात किया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, कई सारी चीजों को मैं यहां पर इंक्लूड किया हूं। जैसे सबसे पहले अगर सेल और बैटरी के बारे में बात करें तो एक होता है फोटोवोल्टाइक सेल, या इसी को बोल सकते हैं कि सोलर सेल भी यही होती है, जो वर्क किस पे करेगी? सोलर सिस्टम पे वर्क करेगी। ये मतलब सोलर एनर्जी पे वर्क कर रही होती है। अगर बात करते हैं इसमें है क्या, तो सोलर जो फोटोवोल्टाइक सेल है ये बेसिकली सिलिकॉन की बनी होती है, कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर लेयर्स ऑफ सेमीकंडक्टर। अब ये सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? इसमें देखिए मिली होती है SiC, जिसमें सिलिकॉन जो होता है वो पॉजिटिव नेचर का होता है, कार्बन जो होता है वो निगेटिव नेचर का होता है। और ये निगेटिव पॉजिटिव में ही अल्टीमेटली एक करंट बनती है, या कह सकते हैं एक सर्किट बन जाती है, और इस सर्किट के जरिए ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही होती है। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो इस तरीके से सिस्टम होता है, और ये पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में यही होता है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में पॉजिटिव और निगेटिव इलेक्ट्रॉन की कह लीजिए कि जो होता है एक्साइटेशन और इलेक्ट्रॉन का ही रिवर्सल, ये दोनों चीजें होती रहती हैं, जिसके थ्रू फोटोवोल्टाइक सेल फंक्शन कर रही होती है। तो यहां पर क्या होता है, 2 और मोर लेयर्स ऑफ सेमीकंडक्टर विथ 1 लेयर कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज और अनदर लेयर कंटेनिंग निगेटिव चार्ज। तो मैंने पॉजिटिव और निगेटिव कौन कौन सी है,
बता ही दिया आपको। तो ये दोनों एक दूसरे के एडजस्टेंट में बैठी रहती है जिससे सर्किट बन जाती है। द इफिशियंसी ऑफ सोलर पैनल इज वेरी लो। ठीक है, देखिए ये सारा क्वेश्चन बनता है, एक स्टेटमेंट बनती है सारी। तो सोलर पैनल की जो इफिशियंसी होती है वो काफी लो होती है कंपेयर टू अदर रिन्यूएबल सोर्सेज। और ये चीज क्या है, मैंने आप लोग को शायद एक बार बताया भी था कि सोलर सिस्टम में इसकी इफिशियंसी काफी लो होती है, इफिशियंसी ही इसकी काफी लो होती है। और ऐसा नहीं है कि हमारी ये मतलब समझ लीजिए कि रिसर्च नहीं हुई है या हमारी टेक्नोलॉजी बैकवर्ड है, नहीं। एक्चुअल में इसकी जो मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेड एनर्जी हो सकती है वही केवल और केवल 20% ही हम एक्सट्रैक्ट ही कर सकते हैं। 80% इसमें लॉस होना ही होना है, एंड दिस इज फुल प्रूफ कि ये पूरी लॉस हो जाएगी। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो ये इसीलिए इसकी कहा जाती है कि सोलर पैनल की जो एफिशिएंसी होती है वो काफी लो होती है। अब इसके अलावा करंट जो इसमें प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस होता है। बाकी हमारे घरों में कैसी करंट होती है, एसी होती है, अल्टरनेटिव करंट होती है, मतलब इस तरह के साइनसॉइडल करंट होती है। ठीक है, एक बार प्लस जाएगा एक बार निगेटिव जाएगा, इसीलिए कोई आदमी मरने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जबकि जितने ट्रांसफार्मर इन सब चीजों में ये एसी डीसी होती है, डायरेक्ट करंट होती है, इसलिए मरने की संख्या जो मतलब चांसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। द करंट प्रोड्यूस्ड जो इसमें फोटोवोल्टाइक सेल है वो डीसी होता है, डायरेक्ट करंट होती है इन नेचर। एंड द कन्वर्जन ऑफ डीसी टू एसी, अब सीधी सी बात है, घरों में चलाना है तो डीसी को एसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसके लिए एडिशनल इक्विपमेंट्स मतलब इन्वर्टर्स वगैरह लगाना पड़ जाते हैं। तो इन्वर्टर्स वगैरह मतलब एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है। तो दिस इज थोड़ा सा कॉस्टली अफेयर, ये थोड़ी सी कॉस्टली हो जाती है, बट इट इज गुड। इनफैक्ट जो होता है हम लोगों ने ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी बना के रखा है रिन्यूएबल एनर्जीज को, मतलब कि जो सोलर के थ्रू एनर्जीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए। क्लियर हो गया फोटोवोल्टाइक सेल के बारे में क्या चीज है। अब दूसरी होती है जिसको बोला जाता है दूसरी होती है फ्यूल सेल के बारे में। ये मैं बाकी सारी चीजें इंक्लूड कर दिया हूं, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ओके, दूसरी जो चीज है वो है फ्यूल सेल के बारे में। ये भी जरा ध्यान से सुनिए, फ्यूल सेल के बारे में क्या है। फ्यूल सेल कैन बी डिफाइंड एज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसमें क्या होता है कि इस तरीके से मटेरियल होता है जिसमें एक कैथोड डिवाइस होती है और दूसरी एक एनोड डिवाइस या कह सकते हैं एनोड रॉड होती है। बाकी इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, और ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो बेसिकली वाटर D2O इस तरीके की चीजें होती है। तो बेसिकली ये H+ और OH- के रूप में काम कर रहा होता है और इसी को बोलते हैं हम लोग फ्यूल सेल। It is defined as electrochemical cell that generate electrical energy from fuel via an electrical reaction. क्लियर हो गया? तो ये चीज होती है। फ्यूल सेल इज सिमिलर टू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जिस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है वैसे ही फ्यूल सेल भी होती है, which consists of cathode, anode and an electrolyte. In these cell, electrolyte enables the movement of proton. तो बेसिकली एक स्थान से दूसरे स्थान पे प्रोटॉन मूव करती जाती है, and the byproduct produced by this cell are, क्या बाई प्रोडक्ट यूज होता है, हीट और वाटर, ये दो प्रोड्यूस होता है। तो इससे क्वेश्चन कई बार आप लोगों के बने हैं। इनफैक्ट ये फ्यूल सेल पे लगातार क्वेश्चन बनते आए हुए हैं हमारे पास्ट ईयर के क्वेश्चन में। तो देखिए इसके अलावा पास्ट ईयर के क्वेश्चन की मैं सीरीज लेकर के आ रहा हूं, यहां पर हम लोग डिस्कस भी करेंगे हमारे पास्ट ईयर क्वेश्चन। 15 मिनट टाइप की वीडियो रहेगी, और इससे क्या है कि हम लोग कोशिश करेंगे 1979 से लेकर के 2019 तक के प्रीलिम्स के सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन देखिए रिपीटेड होता है, लेकिन खैर फिर भी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीजें इसमें की जा सकती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज, बिल्कुल फॉलो करिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। हमारा लिथियम आयन सेल के बारे में इसके बाद हम लोग बात करते हैं। दिस इज एडवांस सेल, ये जो है एडवांस सेल हो जाती है। इनफैक्ट लिथियम आयन सेल अगर पूछेंगे कैसी दिखती है, तो जितने भी लोग मोबाइल चला रहे हैं, जितने भी लोग लैपटॉप चला रहे हैं, आप लोगों के या फिर घड़ी हो गई, वॉच हो गया, इन सब में वॉच मतलब कि जो हैंड वॉच होती है, रिस्ट वॉच होती है, ये सारी जितनी भी सेल है सारी की सारी लिथियम सेल ही है। बटन सेल, छोटी सी सेल, ये सारी लिथियम आयन सेल ही है। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि लिथियम आयन सेल क्या है। अगर आपको भरोसा ना हो, लैपटॉप पलटिए, जरा उसको ओपन करिए, बैटरी निकालिए, देखिए उसमें क्या लिथियम आयन लिखा है कि नहीं लिखा है। अब देखिए लिथियम आयन सेल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या चीज है। लिथियम आयन बैटरी इज अ टाइप ऑफ रिचार्जेबल बैटरी। इन दोनों से अच्छी होती है, ऑब्वियसली इफिशियंसी ज्यादा है। दैट कंटेन्स सेवरल सेल्स। जैसे क्या होता है सेवरल सेल्स, मतलब कई बार आप लोगों ने देखा होगा बैटरी में आती है 6 सेल की बैटरी होती है, कई बार 8 सेल बैटरी होती है, तो अलग अलग तरीके की सेवरल सेल्स होती हैं इसमें। ईच सेल कंसिस्ट ऑफ कैथोड एंड एनोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। सेपरेटर बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड करंट इलेक्टर्स होते हैं। अब इसमें होता क्या है कि देखिए लिथियम आयन होती है, इस लिथियम आयन के द्वारा ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है।
इन इट लिथियम आयन मूव फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। क्लियर हो गया। देखिए यही वाली लिथियम आयन जो होती है मूव कर रही होती है ड्यूरिंग डिस्चार्ज, और उसके बाद से वही चार्जिंग के समय क्या होता है, ये इसी का करंट जो होता है वो चेंज होता रहता है। तो इस तरीके से इसकी मूवमेंट होती रहती है। जब डिस्चार्ज होता है तो इस तरीके से होता है, जब चार्जिंग होती है तो इस तरीके से होती है। लेकिन इसमें होता क्या है कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बीच में इसकी इफिशियंसी लगातार घटते आती है, और वही देखे होंगे आपकी मोबाइल में हो गया या लैपटॉप में हो गया, 1 साल के बाद ये पूरा का पूरा सिस्टम जो होता है वो कहीं ना कहीं तरीके से गड़बड़ हो जाता है, मतलब कि आपका जो बैटरी होती है वो खराब हो जाती है। तो इसके बाद क्या होता है कि इनकी जो इफिशियंसी है वो तो सब कुछ अच्छा है, बट इसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा नहीं है। ड्यूरेबिलिटी न होने के कारण अब एक नई रिसर्च हुई और इससे एक बेटर वर्जन में निकल के आया है जिसका नाम है लिथियम सल्फर बैटरी। इसमें क्या है कि अभी तक केवल और केवल लिथियम आयन होता था, लेकिन अब सल्फाइड भी इसमें ले लिया गया है, सल्फर का भी एलिमेंट ले लिया गया है, और ये कैथोड और एनोड इस तरीके से बनाया जाएगा। इसकी जो डेवलपमेंट हुई है वो ऑस्ट्रेलिया में हुई है, और ये एक एडवांस सेल के रूप में देखने को आ रहा है। अगर इसके डिटेल के बारे में देखें तो इट इज अ टाइप ऑफ रिचार्जेबल बैटरी विथ लिथियम और लिथियम अलॉयज एट एनोडिक मटेरियल और सल्फर एज कैथोडिक मटेरियल। लिथियम सल्फर जो बैटरी होती है वो अल्ट्रा हाई कैपेसिटी की होती है एंड हैज बेटर परफॉर्मेंस एंड लेस इन्वायरमेंटल इंपैक्ट। अब जैसे मान लीजिए कि ये वाला 5 घंटे चल रहा है तो ये 15 घंटे, 20 घंटे, 50 घंटे इस तरीके से चलेगा। मतलब इनकी इफिशियंसी जो है वो लिथियम आयन से बहुत ज्यादा है। समझ में आ गया। तो ये लिथियम सल्फर है और ये आपका लिथियम आयन केवल है। तो सारे सेल को मैंने एक साथ ही इंक्लूड कर दिया एक जगह पे। क्वेश्चन आपके बन सकते हैं तो आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी इसकी डेवलपमेंट कहां पे हुई है, डेवलपमेंट इसकी ऑस्ट्रेलिया में हुई है। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। अब इसके बाद जो होता है, कई सारे वायरस अभी फिलहाल न्यूज में रहे हैं, जिसमें से कोरोना वायरस देख ही रहे हैं कि इतना ज्यादा जो होता है वो पैंडेमिक बना हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जरा कोरोना वायरस के बारे में ही डिस्कशन कर लेते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये देखिए बहुत ज्यादा ही इस पे डिस्कशन आ चुकी है, बहुत ज्यादा ही बातें हो चुकी है, तो आप लोग फॉलो भी किए होंगे। अब मोरलेस ऐसा पाया गया है कि जो बहुत ज्यादा ही फेमस हो चुका होता है करंट अफेयर, वो कभी यूपीएससी सिविल सर्विसेज में नहीं पूछा जाता है। तो हम लोग भी बहुत ज्यादा नहीं फोकस करेंगे, हम लोग केवल इसके डिटेल के बारे में देखेंगे, और इनकेस अगर डिटेल आती है तो उसमें हम लोग क्वेश्चन कर सकें। तो देखिए कोरोना वायरस आ रहा है स्पेसिफिक फैमिली ऑफ वायरस। देखिए ये कोई सिंगल वायरस नहीं है, एक फैमिली ऑफ वायरस है with some of them causing less severe damage such as common cold and other causing respiratory and intestinal diseases। तो जितनी भी इस तरीके की वायरल डिसीजेज होती हैं वो ऐसी ही फैलती हैं, जहां पर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, इंटेस्टिनल प्रॉब्लम होती है, खांसी जुकाम ये सब हो जाता है। अगर बात करें कोरोना वायरस इंपैक्ट कैसे कर रहा है, तो देखिए मैसेंजर आरएनए टाइप का ये वायरस है, जहां पर ये ट्रांसफ्यूज कर रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान। दूसरी चीज ये रेप्लिकेट कर रहा है, अपने आप को बदल रहा है, और इसी वजह से ये बहुत ज्यादा भयावह हो चुका है। यही कारण है कि ये पैंडेमिक बन गया है। पैंडेमिक मतलब पैन प्लस एंडेमिक, मतलब ये काफी ज्यादा एंडेमिक महामारी टाइप का भी, और पैन मतलब कि ग्लोबल एरिया में फैला हुआ है, तो इसलिए इसको बोला जा रहा है पैंडेमिक। क्लियर। इट इज अ फैमिली ऑफ वायरस। इसके बारे में हम लोगों ने बात ही कर लिया कि ये सिंगल वायरस नहीं है, यहाँ पर कई सारे वायरस हैं। अब देखिए ये सारे वायरस जो होते हैं वो पहले भी फैले हुए हैं, और उसमें से कुछ कैटेगराइजेशन है। जैसे एक है जो आपका सार्स कोरोना वायरस बोला जा रहा है, जिसमें सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम हो रही है, जहां पर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दूसरी हो रही है MERS, जिसका नाम है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो ये दोनों के दोनों कोरोना वायरस का टाइप आ जाता है। क्लियर हो गया क्या चीज है। तो ये हम लोगों ने पूरा का पूरा कोरोना वायरस को देखा। इसके अलावा देखिए एक दूसरी वायरस है जिसका नाम है एवियन बॉटुलिज्म, जो राजस्थान में फैली। ये सांभर लेक में फैली, और ये सांभर लेक आप लोगों को पता ही होगा सांभर लेक कहां पे है। तो सांभर लेक के यहां पर कई सारी चिड़िया, कई सारी बर्ड्स मर गई हैं इसी वायरस के कारण से। हाईली प्रोबेबल कि आपके एग्जाम में पूछा जाए एवियन बॉटुलिज्म कहां पर फैला हुआ है। तो एवियन बॉटुलिज्म इज द कॉज ऑफ डेथ ऑफ डोमेस्टिक एंड माइग्रेटरी बर्ड्स इन द सांभर लेक। दिस हैज बीन कंफर्म्ड बाय द इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ बरेली। क्लियर हो गया क्या चीज है, किस तरीके से फैला हुआ है। इसके अलावा देखिए एक और वायरस है जिसका नाम है यारा वायरस। ये ब्राजील में फैला हुआ था, और ये भी अगेन सेम काइंड ऑफ सिचुएशन शो कर रहा है, जहां पर कई सारे जानवरों की अगेन मौत हो जाती है। Scientists have identified an enigmatic virus whose genome seems to be almost entirely new to the science। ये भी क्या है, एकदम नया जीन निकल के आया, populated by unfamiliar genes that have never before been documented in the viral research। तो ये भी एक तरीके का वायरस है, हालांकि इस पे कंट्रोल कर लिया गया है।
ये ज्यादा कुछ खास नहीं है, कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन इस पे भी अभी क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रही है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो देखिए एक और यदा यदा वायरस है, YADA यदा यदा वायरस है, और ये वायरस जो है वो ऑस्ट्रेलिया में फैला है, मच्छरों में फैला है। हालांकि ऐसा इसका प्रमाण नहीं मिला है कि मच्छर से, मॉस्किटोज से ये ह्यूमन में आए, अभी ऐसा कोई जो होता है इसका प्रूफ नहीं मिला है, बट स्टिल अगेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कैन इट कैन स्प्रेड टू ह्यूमन आल्सो, क्योंकि ये जो वायरस है यदा यदा वायरस, ये भी चिकनगुनिया का जो कह लीजिए मच्छर होता है, वो चिकनगुनिया के ही मच्छर के ही वैरायटी का है, सेम फैमिली का है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये ट्रांसमिट कर जाए ह्यूमन में भी। तो ये हम लोगों ने यदा यदा वायरस के बारे में देखा। इट इज अल्फा वायरस फाउंड इन RNA एक्सट्रैक्शन फ्रॉम मॉस्किटोज इन ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया स्टेट। क्लियर हो गया। इसके अलावा देखिए महाराष्ट्र में एक और बर्ड फ्लू टाइप का वायरस फैला हुआ है जिसका नाम है H9N2। ठीक है, H9N2 जैसे कि बहुत सारे होते हैं, जैसे H1N1 होता है, H1N7 होता है, जैसे स्वाइन फ्लू हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, तो ये अलग अलग तरीके के फ्लूज होते हैं, जिसमें H9N2 वायरस जो है वो महाराष्ट्र में फैला, और ये एक तरीके का बर्ड फ्लू है। क्वेश्चन इसलिए करंट अफेयर्स में इसलिए है क्योंकि अभी इससे क्या हुआ है कि पहला आदमी इन्फेक्ट हो गया है। हालांकि ऐसा कोई नई बात नहीं है, क्योंकि चाइना में, पाकिस्तान में, ब्राजील में, मतलब उन कंट्रीज में जहां पर चिकन वगैरह बहुत ज्यादा, नॉनवेज वगैरह का सेवन बहुत ज्यादा खाया जाता है, वहां पर ये बहुत ही आराम से पाया जाता है। बट इंडिया में भी इसका पहला केस हमें देखने को मिल गया है H9N2 वायरस के बारे में। क्लियर हो गया क्या चीज है। तो पूरे वायरस के बारे में एक साथ हम लोगों ने काफी डिटेल में देख लिया। इसके अलावा देखिए जूनोटिक डिसीज भी एक होती है, जूनोटिक डिसीज काफी ज्यादा अब तो न्यूज में आ चुका है। जूनोटिक डिसीज क्या है, तो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, बट स्टिल जूनोटिक डिसीज के बारे में देख लीजिए अगर आप लोग नहीं जानते हैं। जूनोटिक डिसीज का मतलब होता है जब भी कोई भी वायरस या कोई भी डिसीज एनिमल से ह्यूमन में आती है, तो इस तरीके के डिसीज को बोला जाता है जूनोटिक डिसीज। क्लियर हो गया क्या चीज है। बहुत ही साधारण शब्दों में, केवल एनिमल से जब ह्यूमन में ट्रांसफर होता है तो उसको हम लोग जूनोटिक डिसीज बोलते हैं। क्लियर हो गया क्या चीज है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, न्यू वेटलैंड कंजर्वेशन के कुछ रूल्स आए हुए हैं। तो न्यू वेटलैंड कंजर्वेशन के रूल जानने से पहले आपको पहले ये जानना चाहिए कि वेटलैंड क्या होती है। तो देखिए वेटलैंड आप लोग ये समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि कोई जमीन है, ठीक है, दिस इज कोई प्लेन, ये प्लेन जो होता है लगातार अंडर वाटर संपर्क में है, जैसे पानी इसमें लगा हुआ रहता है, हमेशा इसमें पानी पड़ी हुई है, जैसे आप कीचड़ टाइप का समझ सकते हैं कि लगातार इस एरिया में पानी बना हुआ है। अब इस एरिया में पानी कब बना रह सकता है, या तो ये रिवर के किनारे का एरिया हो, या कोस्टल एरिया हो, है कि नहीं, कोस्टल एरिया हो, या कहीं पर लेक साइड का एरिया हो, लेक साइड का एरिया। तो इससे क्या होगा, एक लगातार पानी बना होगा। या एक और ऑप्शन है कि इस प्लेन पे लगातार फ्लडिंग होती रहे, तो जो फ्लडिंग वाला एरिया होता है उसको बोला जाता है फ्लड प्लेन्स। इनका नाम अलग से रख दिया जाता है, फ्लड प्लेन्स बोला जाता है। हालांकि फ्लड प्लेन्स भी एक तरीके का ही वेटलैंड है। क्लियर हो गया क्या चीज है वेटलैंड, कि जहां पर पानी हमेशा उपलब्ध रहे, पानी हमेशा अवेलेबल रहे, उसी को हम लोग बोलते हैं वेटलैंड। जमीन के अंदर नहीं, जमीन पर, ऑन द प्लेन, ये होना चाहिए हमारा वेटलैंड का परसेंटेज। वेटलैंड क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसमें बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, पहली चीज। दूसरी चीज माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स होता है, तो इस वजह से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स। इसके अलावा इन्वायरमेंट के सस्टेनेबिलिटी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये वेटलैंड का कंजर्वेशन। इस कंजर्वेशन को देखते हुए ही कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए हैं जो कि ग्लोबल स्टेप्स हैं। जैसे ईरान में एक समिट हुई थी जिसका नाम है रामसार समिट। तो रामसार समिट हुई थी, और इस रामसार समिट के बाद में अल्टीमेटली रामसार साइट्स आइडेंटिफाई की जाती हैं, और उन आइडेंटिफाइड साइट का प्रोटेक्शन किया जाता है। किसके नाम पे, इन्हीं लोगों के नाम पे, रामसार प्रोटेक्शन। ठीक है, रामसार कह लीजिए वेटलैंड बोला जाता है। इसके अलावा और भी कई सारे प्रोटेक्शनिस्ट मेजर लिए जाते हैं। इनफैक्ट हम लोगों ने वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए एक एक्ट बनाया हुआ है जिसका नाम है वेटलैंड कंजर्वेशन एक्ट, वेटलैंड कंजर्वेशन एक्ट 2010। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम लोगों ने किया। क्वेश्चन ये उठता है कि वेटलैंड पे कंस्ट्रक्शन की क्या रूल्स क्या है, कंस्ट्रक्शन रूल्स क्या है। तो देखिए कंस्ट्रक्शन रूल्स यहां पर जो लगती हैं वो लगती है सीआरजेड की। सीआरजेड का मतलब क्या है, कोस्टल रेगुलेशन जोन, कोस्टल रेगुलेशन जोन। तो कोस्टल रेगुलेशन जोन के बारे में मैंने आप लोगों के इंक्लूड किया हुआ है, इसको मैं इरेज करता हूं और हम लोग जरा देखते हैं इसके बारे में। तो अगर कोस्टल रेगुलेशन जोन के बारे में देखें तो देखिए दिस इज कोस्टल रेगुलेशन जोन, जो पूरा का पूरा अपनी एक गाइडलाइन रूल्स लिया हुआ है।
हालांकि इसमें जो होता है अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है, बट अभी अमेंडमेंट हुई नहीं है, तो हम लोग अमेंडमेंट डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग केवल डिस्कस करेंगे कि फिलहाल में रूल्स क्या हैं। तो देखिए इस रूल्स में हमारे पास कोस्टल रेगुलेशन जोन को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कोस्टल रेगुलेशन जोन 1, 2, 3 एंड 4। इनफैक्ट 3 में 2 कैटेगरीज हैं, ठीक है। इन सारे के बारे में थोड़ा सा डिटेल अगर देखा जाए, सीआरजेड 1 का मतलब क्या होता है, हाई टाइड लाइन और लो टाइड लाइन के बीच का जो एरिया होता है वहां पर आप नो कंस्ट्रक्शन जोन होती है, जहां पर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। बाकी हाई टाइड लाइन, लो टाइड लाइन क्या होती है ये आप लोग को पता भी होगा, नहीं पता है तो हम लोग इन्वायरमेंट की सीरीज में, लॉकडाउन सीरीज में जब इन्वायरमेंट बात करेंगे तो वहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या चीज है, यहां पर डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बैठता है। तो सीआरजेड 1 का मतलब हो गया इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज लाइक मैनग्रोव, कोरल रीफ्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स एक्सेट्रा। तो बेसिकली जो भी एरिया आप लोग देखेंगे ये वही एरियाज हैं जो हाई टाइड लाइन और लो टाइड लाइन के बीच में आते हैं, और यहां पर किसी भी प्रकार की कंस्ट्रक्शन करना परमिटेड नहीं है। कोस्टल रेगुलेशन जोन 2 होता है जहां पर शोर लाइन का इलाका, जैसे मान लीजिए कि दिस इज मुंबई और यहां पर पूरा का पूरा ओशन, ये मान लीजिए समुद्र का इलाका है, तो ये जो इलाका, ये जो मान लीजिए रोड जा रही है, तो इसका शोर लाइन जो है, मतलब ये वाला साइड नहीं, ये वाले साइड पे तो कोई कंस्ट्रक्शन परमिटेड नहीं है क्योंकि यहां डायरेक्टली ओशन आ जाता है। अदर साइड ऑफ द रोड है, मतलब ये जो अदर साइड ऑफ द रोड है यहां पर कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हैं, जैसे रिक्रिएशन होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, ये सारी चीजें यहां पर बनाई जा सकती हैं। तो CRZ 2 area which are developed up to the shoreline and falling within the municipal limits include built up area, village and towns are that are already well established। अगर मान लीजिए कोई चीज बना भी है तो वो लोग केवल और केवल मेंटेनेंस का काम करा ले रहे होते हैं। क्लियर हो गया क्या चीज है CRZ 2 के बारे में। CRZ 3 का मतलब ये होता है कि हाई टाइड लाइन, ये है हाई टाइड लाइन से 50 मीटर और 200 मीटर के बीच की दूरी, मतलब दो तरीका हो गया, एक जहां पर हाई टाइड लाइन से 50 मीटर की दूरी, हाई टाइड लाइन और 50 मीटर के बीच का एरिया, और दूसरा होता है 50 मीटर से 200 मीटर के बीच का एरिया। मतलब मान लीजिए दिस इज हाई टाइड लाइन एरिया, यहां से एक इलाका हो जाएगा जो 50 मीटर पे होगा और एक होगा जो 200 मीटर पे होगा। तो ये बोला जाता है CRZ 3 का मतलब पार्ट 1 कैटेगरी 1, और ये हो जाता है CRZ कैटेगरी 3 मतलब 3 का CRZ 3 का कैटेगरी 2। क्लियर हो गया क्या चीज है। तो CRZ 3 में अगर बात किया जाए तो यहां पर केवल और केवल मेंटेनेंस का काम किया जा सकता है, जबकि यहां पर आप रेस्टोरेंट हो गया, रिक्रिएशन हो गया, कोई भी काम यहां पर कर सकते हैं। यहां पर नो कंस्ट्रक्शन जोन है, नया कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, जो पुराना है केवल और केवल वही, और वो भी केवल और केवल मेंटेनेंस वर्क, वो भी मतलब परमिशन लेने के बाद। तो दिस इज फॉल्स अंडर अनडिस्टर्ब्ड एंड डू नॉट फॉल विद इन द under either in category 1 or 2, also include rural urban area that are not substantially developed। clear। कोस्टल रेगुलेशन जोन 4 जो होती है वो होती है जो मछुआरों के लिए, मछली पकड़ने के लिए होता है, द एक्वाटिक एरिया बेसिकली, एंड फ्रॉम लो टाइड लाइन अप टू द टेरिटोरियल लिमिट्स इज क्लासिफाइड दैट कोस्टल रेगुलेशन जोन 4 इंक्लूडिंग द एरिया ऑफ टाइडल इन्फ्लुएंस वाटर बॉडी। यहां पर केवल और केवल मरीन काम, या कह सकते हैं कि केवल और केवल जो फिशिंग वगैरह होती है वो केवल की जा सकती है, यहां पर भी किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता है। तो ये पूरा का पूरा कोस्टल रेगुलेशन जोन के बारे में है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन क्या उठता है कि कोस्टल रेगुलेशन जोन तो ठीक है, बट यहां पर क्या कोई स्पेशल वेटलैंड के लिए कुछ यहां पर दिया गया है क्या, कोई रूल? तो नहीं, स्पेशल वेटलैंड के लिए कोई रेगुलेशन जोन नहीं है, कोई अलग से रेगुलेशन या रूल्स नहीं है, ये इसी में समाहित है, इसी में ही इंक्लूडेड है। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया है कि नई वेटलैंड कंजर्वेशन रूल्स निकाली हुई है, जो कि वेटलैंड कंजर्वेशन एक्ट 2010 के ही अंतर्गत आ जाएगी, इसी के अंतर्गत रहेगी, इसी के अंडर में रहेगी। अब इस रूल्स में कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जितने भी वेटलैंड के एरिया हैं वहां पर नो कंस्ट्रक्शन जोन बनेगा। मतलब कि यूनियन मिनिस्ट्री हैज नोटिफाइड न्यू रूल्स दैट प्रोहिबिट सेटिंग अप और एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज और डिस्पोजल ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट विद इन द वेटलैंड। वेटलैंड के एरिया में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब वेब पोर्टल हैज ऑल्सो, अब इसमें क्या है कि इस रूल में बोला गया है कि 3 महीने का समय दिया गया है, तो ये सब हालांकि डिटेल्स है, उतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। 3 महीने का टाइम दिया गया है हर एक स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट को बोला जा रहा है कि तुम अपने पास से अपनी एक वेटलैंड कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाओगे, और वही अथॉरिटी सब कुछ देखेगी, परमिशन देना है, मॉनिटरिंग करनी है, रेगुलेशन करना है, सारा का सारा काम यही देखा जाएगा। इसके अलावा एक और चीज है कि यहां पर एक वेब पोर्टल बनाया गया है, has also been created by the ministry for sharing information regarding the implementation of wetland rules, where the central government, state government are required to upload all relevant information and document
pertaining to wetland in their jurisdiction। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो ये कुछ न्यू गाइडलाइंस आई है, तो न्यू गाइडलाइन आई है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। बाकी ये जो बेसिक्स है, बेसिक्स हमेशा आपको स्ट्रांग रखनी है। क्लियर हो गया? इसके अलावा देखिए कुछ रिपोर्ट एंड इंडिसेस के बारे में भी हमें डिस्कस करना होता है। तो यहाँ पर जो रिपोर्ट एंड इंडिसेस होती हैं, अगर वो केवल और केवल स्टेट के द्वारा, मतलब कि अगर इंडिया बेस्ड होती है तब तो उसके बारे में आपको डिटेल देखना होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई फॉरेन है, बाहर की कोई है, तो आपको केवल और केवल नाम देखना है और वो किसके द्वारा निकाली जा रही है ये देखना होता है। जैसे एक है जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, जो हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा निकाला जाता है। थोड़ा सा अगर इंफॉर्मेशन इसको दूं, जैसे मान लीजिए कि ये पासपोर्ट की वेट देखता है, मतलब पासपोर्ट की स्ट्रेंथ, इंपॉर्टेंस देखता है कि कितना पावर है पासपोर्ट में। जैसे क्या होता है, कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि यूएस का H1B वीजा अगर किसी के पासपोर्ट पे लग जाता है तो उसके बाद से हर एक पासपोर्ट, मतलब कोई भी वीजा लगना आसान हो जाता है। लेकिन अगर किसी के पासपोर्ट पे कोई डिपोर्टेशन, कहीं पर किसी कंट्री में गए, डिपोर्ट कर दिया गया है, तब फिर पासपोर्ट लगना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। अब जैसे अफगानिस्तान का पासपोर्ट है, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये अपनी टेररिस्ट छवि बनाने के कारण से यहाँ के पासपोर्ट की वेटेज बहुत खराब है, पावर बहुत खराब है, क्योंकि जल्दी इनको वीजा मिलता नहीं है कहीं पर भी जाने का। तो ये इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि पासपोर्ट का इनका जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, वो कम हो जाती है। सबसे अच्छी जो पावर है वो है जापान की। जापान के लोगों को बहुत ज्यादा कंट्रीज जो होती है वो वीजा ऑन अराइवल देती है या नो वीजा देती है, या फिर वीजा फटाफट लग जाता है उनका। ठीक है, तो इंडिया का केस अगर देखा जाए तो इंडिया का 84th रैंक है, तो इंपॉर्टेंट नहीं है रैंक, आप छोड़ सकते हैं। इसके अलावा दूसरी जो रिपोर्ट है वो है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट। जैसे क्या होता है कि एक कंट्री की जो जीडीपी होती है उसको अलग अलग लोगों के द्वारा मेजर किया जाता है, अलग अलग लोगों के द्वारा बताया जाता है कि आगे क्या होने वाला है। जैसे क्या है कि आरबीआई भी बताती है, सीएसओ भी बताती है, आईएमएफ भी बताता है, वर्ल्ड बैंक भी बताता है, बाकी इसके अलावा जो होता है कुछ और भी संस्थाएं बताती हैं। अब जो वर्ल्ड बैंक बताता है वो बताता है इस तरीके से ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट के जरिए, इस रिपोर्ट के जरिए। यहां पर अगर बात किया जाए तो यहां पर वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि देखो इस बार का जो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट रहने वाला है वो रिलेटिवली लो रहेगा। क्यों लो रहेगा? क्योंकि यहां पर फिलहाल एमएसएमई में काफी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है और इनको फिलहाल लोन या क्रेडिट्स जो हैं वो अभी नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके कारण से इंडिया का जो जीडीपी है वो इस बार कम रहेगा। बाकी देखिए एमएसएमई सेक्टर में क्या प्रॉब्लम्स है ये हम लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे अपने प्लेलिस्ट में काफी डिटेल में डिस्कस किया है, जो आपको वीडियो के एंड में मतलब सजेशंस में मिल जाएंगे। तो आप लोग अगर नहीं देखें तो आप उसको जाकर के देख सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है और कई सारे कंसेप्ट को भी बताया गया है। हम लोग वापस आते हैं अपने इस रिपोर्ट में। इस नेक्स्ट रिपोर्ट जो आती है वो आती है स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में डिटेल में हालांकि मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो आप लोगों को अभी डिटेल मिल जाएगी। तो ये जो निकाली गई है स्टेट एनर्जी इफिशियंसी, ये निकाली गई है बीईई के द्वारा, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ध्यान से सुनिएगा, इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में। दिस कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट जो रिपोर्ट है वो है वुमेन बिजनेस एंड लॉ 2020 इंडेक्स। इसमें क्या है, वुमेन की कंडीशन के बारे में बताया गया कि वुमेन किस तरीके से लॉ में या बिजनेस में किस तरीके से ये लोग पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये भी जो निकाली जाती है वो निकाली जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इंपॉर्टेंट है किस तरीके से निकाली जा रही है। हालांकि इसमें 8 कंपोनेंट्स होते हैं, 8 कंपोनेंट्स। मेन और वुमेन को जब आप जोड़ देंगे तो देखिए मेन वुमेन, देखिए टोटल 8 बन रहे हैं, 8 कंपोनेंट भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाती है इस तरीके की चीजें। इंडिया में जो 3 के रैंक है 117, बाकी जितने भी नॉर्वे, स्वीडन, ये इस तरीके की कंट्रीज जो कह लीजिए स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, ये टॉप पे आती हैं। नेक्स्ट अगर रिपोर्ट के बारे में बात करें तो नेक्स्ट रिपोर्ट है हमारी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2020। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है ये निकाली गई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। रिस्क को देखते हुए निकाली गई है, तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इसको स्किप करता हूं। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये हमारी स्टेट खुद की एक मतलब कह लीजिए कि बीईई के द्वारा निकाली गई एक रिपोर्ट है। इसके बारे में डिटेल देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो चलिए इसके जरा डिटेलिंग देखते हैं। तो ये निकाली गई है बीईई के द्वारा, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस ही किया। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आ जाती है। इसके अलावा अगर देखते हैं तो देखिए 1 सेकेंड, इसके अलावा जो होती है द इंडेक्स दिस ईयर इनकॉर्पोरेट क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड आउटकम बेस्ड इंडिकेटर टू असेस एनर्जी इफिशियंसी इनिशिएटिव प्रोग्राम एंड आउटकम फॉलोइंग सेक्टर। किस किस सेक्टर में ये स्टेट एनर्जी देख रही है? इस सेक्टर में तब सबसे पहले बिल्डिंग में, फिर इंडस्ट्री में, फिर म्युनिसिपैलिटी में, फिर ट्रांसपोर्ट में, फिर एग्रीकल्चर में और फिर
डिस्कॉम्स में दिख रही है। डिस्कॉम का मतलब जितने भी कह लीजिए प्राइवेट ऑपरेटर्स होते हैं जो बिजली वगैरह ट्रांसफर, जैसे क्या है कि आप लोग अपना बिजली का बिल देखिएगा, उसमें या तो यूपीपीसीएल, यूपी वाले जितने भी लोग हैं यूपीपीसीएल से आता होगा, या फिर दिल्ली वाले टाटा देखिए होगा, टाटा का होगा। तो इस तरीके से क्या होता है, अलग अलग ये डिस्कॉम कंपनीज होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी का वो मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करती है और उसी के बेसिस पे ये लोग कमा रही होती है, तो इनको बोलते हैं डिस्कॉम कंपनीज। क्लियर। टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं इस इंडेक्स में, तो देखिए टॉप परफॉर्म करने वाले जो है वो है हरियाणा, केरल और कर्नाटक, और ये सारे लोगों को अचीवर केस में रखा गया है। इसके अलावा एक और फ्रंट रनर स्टेट केस बनाया गया है जिसमें कोई भी कंट्री शामिल, मतलब कोई भी स्टेट शामिल नहीं किया गया है। तो ये जो डिटेल है इसके बारे में आप लोग को थोड़ा सा देख लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके बारे में पढ़ना। इसके अलावा जो होती है हमारे यहाँ पे साइबर सेल के बारे में कई सारी डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि अभी रिसेंट में क्या है कि साइबर सेल हमारे पास बहुत वीक सेल है हमारे यहाँ पे साइबर सेल, और इसको लेकर के ही कई सारी डेवलपमेंट्स की गई है जो आपको जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे पहली इसमें डेवलपमेंट है वो ये है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। होता क्या है कि साइबर क्राइम हो जाता है और लोग बता नहीं पाते हैं, तो इसलिए पीपल सेंट्रिक इसको ज्यादा से ज्यादा बनाया गया है। 2018 में इसको अप्रूव किया गया है टू कॉम्बैट साइबर क्राइम इन इंडिया इन अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर। सिटीजन सेंट्रिक इसको बनाया गया है, मतलब कि आपको अगर कोई दिक्कत होती है साइबर सेल रिलेटेड तो आप ऑनलाइन इसकी एफआईआर कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इट विल इनेबल सिटीजन टू रिपोर्ट साइबर क्राइम ऑनलाइन थ्रू द पोर्टल। क्लियर हो गया क्या चीज है। जैसे कई बार क्या होता है, कई लोगों के यूट्यूब हैक हो जाते हैं या कई बार लोगों की वेबसाइट हैक हो जाती है, तो इसी रिपोर्टल का यूज किया जाता है रिपोर्ट करने में, ऑनलाइन कह लीजिए कि एफआईआर दर्ज कराने के लिए। इसके अलावा दूसरी एक और साइबर सेल की डेवलपमेंट है जिसका नाम है साइबर स्वच्छता केंद्र, बॉट नेट क्लीनिंग एंड मेलवेयर एनालिसिस सेंटर। बेसिकली यहाँ पर जितने भी मेलवेयर अटैक कह लीजिए या फिर कह लीजिए कि जो भी वायरस का अटैक होता है वो इन सारे केंद्र में, इन सारे एरियाज में, इस इंस्टीट्यूट में, इस ऑर्गेनाइजेशन में सॉल्व किया जाता है। इट प्रोवाइड्स डिटेक्शन ऑफ मैलिशियस प्रोग्राम जो वायरस वाले होते हैं एंड फ्री टूल्स टू रिमूव सच प्रोग्राम। तो इसमें होता क्या है, जैसे एक और मेलवेयर कवच बनाया गया है या स्वच्छता साइबर कवच बनाया गया है, जिसमें कि आप अगर उस कवच को या फिर उस यूएसबी को अगर कहीं लगाते हैं तो आपको सारी इंफॉर्मेशन सारे वायरस के बारे में बता दिया जाएगा। तो अगेन जो होता है यही साइबर स्वच्छता केंद्र के द्वारा ही डेवलप किया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारी कह लीजिए साइबर सेल से रिलेटेड डेवलपमेंट आती है वो आती है साइबर सुरक्षित भारत योजना। ये लॉन्च की गई है मेती के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में इन एसोसिएशन विद नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन एंड प्राइवेट प्लेयर के द्वारा। बेसिकली यहाँ पर अवेयरनेस जनरेट की जा रही है। दिस इज द अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन साइबर सिक्योरिटी। लोगों को बताया जाएगा कि भाई फिशिंग पेज क्या होती है, ट्रोजन्स क्या होते हैं, वायरस क्या होते हैं, मेलिशियस सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, कैसे आप इनसे बच सकते हैं, क्या इसमें चीजें, क्या ट्रैप क्या होता है। तो ये बेसिकली वर्कशॉप के फॉर्मेट में और अलग अलग तरीके से अवेयर किया जाता है लोगों को। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी हेल्थ टूल किट्स वगैरह भी प्रोवाइड किया जाता है, बताया जाता है कि क्या क्या चीजें हमें बच करके रहनी है। इसके अलावा देखिए एक और साइबर आश्वस्त योजना बनाई गई है जो कि गुजरात गवर्नमेंट में बनाई गई है। दिस इज बेसिकली इन द गुजरात स्टेट द कंट्रीज फर्स्ट साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट स्थापित किया गया है, जो कि गांधीनगर में है या फिर कह सकते हैं गुजरात में स्थापित किया गया है। जहां पर जो काम किया जाएगा वो बेसिकली नेत्रंग के द्वारा किया जाएगा। अब ये नेत्रंग वाली चीज क्या है इसके बारे में जरा देख लीजिए। द साइबर आश्वस्त इज अ यूनिट दैट विल एक्ट टू प्रिवेंट साइबर क्राइम विद द हेल्प ऑफ विश्वास एंड नेत्रंग। अब ये विश्वास और नेत्रंग के साथ मिलकर के काम कर रही होगी आश्वस्त। मतलब क्या है, ये भी बेसिकली साइबर रिपोर्टिंग है एक तरीके से कह लीजिए, लेकिन ये जो साइबर रिपोर्टिंग है ये दो संस्थाओं के साथ मिलकर काम करेगा जिसका नाम है प्रोजेक्ट नेत्रंग एंड विश्वास। प्रोजेक्ट नेत्रंग का मतलब क्या है, ये एक तरीके से बोल सकते हैं दिस इज नजरें, ये हमारी आंख हो गई, ये नजर है, मतलब ये लगातार वॉच आउट कर रहा है। दिस इज वॉच डॉग, दिस इज बेसिकली वॉच डॉग सॉफ्टवेयर एक तरीके से बोल सकते हैं, या वॉच डॉग सिस्टम बोल सकते हैं आप इसको, कि जिसपे क्या इट विल एस्टैब्लिश कमांड एंड कंट्रोल रूम इन 33 डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। लगातार ये ये सीसीटीवी कैमरा के थ्रू या अलग अलग तरीकों के थ्रू ये लगातार वॉच आउट करता रहेगा, देखता रहेगा। विश्वास क्या है, विश्वास इज अ सिस्टम थ्रू विच वीडियो इंटीग्रेशन किया जाएगा, मतलब कि अलग अलग सिक्योरिटी सिस्टम को आपस में कनेक्ट करके रखा जाएगा इस नेत्रंग के सहारे। जैसे मान लीजिए कि 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर जगह का जो है अपना
सीसीटीवी लगा दिया गया, मतलब प्रोजेक्ट नेत्रंग के थ्रू लगा दिया गया। अब इन सारे सीसीटीवी को वॉच आउट करना है, देखते रहना है, आपस में सर्विलांस, आपस में इंटीग्रेट करके रखना, और ये किया जाएगा विश्वास स्कीम के तहत। समझ में आ गया क्या चीज है? बेसिकली ये दोनों के दोनों एक साथ मिलकर के काम करेंगे और ये दोनों के दोनों हेल्प कर रहे होंगे साइबर आश्वस्त स्कीम में। क्लियर हो गया क्या चीज है? समझ में आ गया साइबर सेल में क्या क्या चीजें की गई हैं? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड प्रोजेक्ट। अब जरा देखिए नॉर्थ ईस्ट का सिस्टम पहले आप लोग समझ लीजिए, फिर उसके बाद से आगे चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे ये हमारे जो होते हैं सेवन सिस्टर्स स्टेट बोले जाते हैं, इन सारे स्टेट्स को बोला जाता है सेवन सिस्टर्स स्टेट, जहां पर ये हो जाती है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर हो जाती है असम, यहाँ पर हो जाती है नागालैंड दिस एरिया, फिर उसके बाद जो होता है ये मेघालय का एरिया हो जाता है, ये त्रिपुरा का एरिया हो जाता है, यहाँ पर मणिपुर का एरिया हो जाता है, और लास्ट में आ जाता है मिजोरम का एरिया। यहाँ पर क्या है, कई सारे फेस्टिवल्स वगैरह के बारे में भी हम लोगों ने बात किया ही था, जैसे माधोपुर मेला हो गया या जोई कुटपई हो गया, कई सारे फेस्टिवल्स के बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इंपॉर्टेंट है, याद करके रखे रहिएगा आप लोग। अब देखिए हो क्या रहा है कि ये एरिया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और डिगबोई का नाम आपने सुना ही होगा, जहां से हम लोग फर्स्ट ऑयल एक्सप्लोरेशन करते हैं, रिफाइनरी ओपन किए हुए थे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर केस क्या है, ये इलाका रिसोर्स से भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं है किसकी, कह लीजिए एनर्जी रिसोर्स की, एनर्जी रिसोर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो इस अवेलेबिलिटी को अवेलेबल कराने के लिए, एनर्जी रिसोर्स को अवेलेबल कराने के लिए एक प्रोजेक्ट निकाला गया है, जिस प्रोजेक्ट का नाम है नॉर्थ ईस्ट गैस प्रोजेक्ट। यहां पर क्या है, इस पूरे इलाके को, इस पूरे सेवन सिस्टर्स इलाके को, इनफैक्ट सिक्किम को मिला करके 8 स्टेट हो गए, तो इन पूरे 8 स्टेट्स को मिला करके इन सब जगहों पर एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी, और ये एनर्जी रहेगी गैस एनर्जी, गैस के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर है? तो बेसिकली यहां पर पूरा का पूरा ये एक गैस ग्रिड प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, जिसके थ्रू हर एक स्टेट में गैस एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी। क्लियर हो गया क्या चीज है? अब जरा देखते हैं इसके बारे में। तो कैबिनेट अप्रूव्स कैपिटल ग्रांट एज वायबिलिटी गैप फंडिंग टू इंद्रधनुष गैस लिमिटेड। दिस इज इंपॉर्टेंट कि यहां पर जो कंपनी ये काम कर रही है, वो काम कर रही है इंद्रधनुष, इंद्रधनुष। ठीक है, कई बार आप लोगों ने दिल्ली वगैरह में देखा भी होगा, जो सीएनजी वाली गाड़ियां होती है वो इंद्रधनुष गैस ग्रिड वाले गैस स्टेशन पे जाती है। तो गैस ग्रिड ये कंपनी है जो 5 कंपनीज का, ये कह लीजिए कि मिला करके बनाया गया, ओएनजीसी, आईओसीएल और बहुत सारी कंपनीज, बीपीसीएल वगैरह मिल करके बनाई गई हैं। नॉट इंपॉर्टेंट, इसको करिए, उसको आगे बढ़ते हैं। दिस इज फॉर सेटिंग अप द नॉर्थ ईस्ट नेचुरल गैस पाइपलाइन ग्रिड। तो ये नॉर्थ ईस्ट के नेचुरल गैस पाइपलाइन की ग्रिड बना दी गई है। दिस इज अ ज्वाइंट वेंचर ऑफ 5 कंपनीज, और कौन कौन सी, आईओसीएल हो गया, ओएनजीसी हो गया, गेल हो गया, फिर उसका ऑयल इंडिया लिमिटेड हो गया, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड हो गई। तो ये हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। इट हैज इनकॉर्पोरेटेड टू डेवलप एंड ऑपरेट नेचुरल गैस पाइपलाइन ग्रिड इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए पूरा का पूरा काम किया गया है। क्लियर हो गया क्या चीज है? अब देखिए यहाँ पर एक सिस्टम होता है, जैसे दिया गया वायबिलिटी गैप फंडिंग। वायबिलिटी गैप फंडिंग, वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होता है? वायबिलिटी गैप फंडिंग की पहली जो कह लीजिए एक सिस्टम जो निकल के आया था, वो निकल के आया था उड़ान सिस्टम में, मतलब उड़ान स्कीम जो थी वहां से इसकी इंफॉर्मेशन निकल के आई थी वायबिलिटी गैप फंडिंग में। वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होती है? जैसे मान लीजिए कोई एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट मतलब कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं उसकी जो कॉस्ट है वो 1000 करोड़ की है, 1000 करोड़ की है, लेकिन क्या है 1000 करोड़ जो कंपनी काम कर रही है उसके पास में पैसा नहीं है इतना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट भी है, बहुत सारे लोगों को फायदा भी होगा। कंपनी कहती है कि यार देखो मेरे पास ऐसा है कि केवल और केवल 400 करोड़ रुपीस ही है, मेरे पास 600 करोड़ रुपीस की कमी पड़ रही है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, चूंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो मैं एक काम करता हूं, मैं 600 करोड़ रुपए आपको दे रहा हूं, और आपके पास अब हो गया पूरा का पूरा 1000 करोड़, नाउ गो एंड डेवलप दैट प्रोजेक्ट। तो इस तरीके से जिस चीज की वायबिलिटी, देखिए पैसा कम है, वायबिलिटी पॉसिबल नहीं है, तो जो फंड दिया जाता है सरकार के द्वारा टू ओवरकम दिस वायबिलिटी, उसी को बोला जाता है वायबिलिटी गैप फंडिंग। जैसे कि उड़ान स्कीम में है, उड़ान स्कीम में क्या इन्होंने बोल दिया कि भाई 2500 रुपए जो होना चाहिए वो 1 घंटे की फ्लाइट का दाम होना चाहिए। जो फ्लाइट कैरियर्स हैं वो बोल रहे हैं भाई इतने में तो हम उड़ा ही नहीं पाएंगे, हमारा खर्चा ही नहीं निकलेगा। तो इन्होंने कहा कि ठीक है काम करो, जितने में तुम उड़ा पाओगे उड़ाना, बाकी का खर्चा हम दे देंगे। तो ये पूरा का पूरा वायबिलिटी गैप फंडिंग के बारे में हो गया। इसके अलावा जो होती है एक सक्षम स्कीम है, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है और कई सारी मिनिस्ट्रीज ने निकाला है, मैंने एक साथ ही सारा इंक्लूड कर दिया है। जैसे सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के द्वारा ये स्कीम निकाली गई है। इट इज अ पीपल सेंट्रिक फ्यूल कंजर्वेशन, मतलब यहां पर बताया जाएगा कि आपको किस तरीके से
फ्यूल का मैनेजमेंट करना है, पेट्रोलियम कम से कम यूज करना है, ये अवेयरनेस कैंपेन चलाई जा रही है। तो इट इज अ बेसिकली पीपल सेंट्रिक फ्यूल कंजर्वेशन मेगा कैंपेन ऑफ पूरा पीसीआरए। जैसे क्या है कि पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये एक संस्था है अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब ये जो पीसीआरए है, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, दिस इज अ डिपार्टमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जो कि पेट्रोलियम एंड रिलेटेड चीजों की ही अवेयरनेस कैंपेन चलाती रहती है बेसिकली। तो इट इज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी सेट अप अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, बाकी देखिए दूसरी जो सक्षम स्कीम है, वो सक्षम स्कीम निकाली गई है एमएचआरडी के द्वारा। दिस वाज द फर्स्ट स्कीम। दूसरा सक्षम स्कीम है जो एमएचआरडी के द्वारा निकाला गया है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा, जहां पर सक्षम का मतलब है कि ये एक स्कॉलरशिप स्कीम है, किसके लिए? डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट के लिए, टू परस्यू देयर टेक्निकल एजुकेशन बेस्ड मेरिट ऑन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन टू परस्यू टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, तो बेसिकली पैसा वैसा दिया जाएगा, स्कॉलरशिप वगैरह दी जाएगी, टेक्निकल एजुकेशन में किसी को बीटेक वीटेक करना है तो कर सकता है इस तरीके से। तीसरी जो सक्षम स्कीम है, ये सारा एक ही नाम है, सबके लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग मिनिस्ट्री में निकाली गई है। जैसे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में निकाली गई है, वहां पर क्या है कि जीएसटी रेजिम में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसको बताने के लिए, उसको और बढ़िया, उसको और एम्पावर करने के लिए सक्षम स्कीम निकाली गई है कि सक्षम करना है। तो चौथी जो स्कीम है वो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, और यहां पर इसका जो काम है वो ये है कि लड़कों को, जो लड़के मतलब टीन एज के हैं या एडोलेसेंट एज के हैं, उनमें ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है, उनमें जेंडर सेंसिटिविटी को इनकलकेट करना है, सिटीजन को अवेयर करना है, सेल्फ रिलायंट बनाना है, उनको कह लीजिए सभ्य बनाना है बेसिकली एक तरीके से, एंड उनको ये सिखाना है टू रिस्पेक्ट द गर्ल्स, या फिर कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जो फंडामेंटल ड्यूटी है, जहां पर बोलता है कि महिलाओं की सुरक्षा करना एक आम व्यक्ति का कर्तव्य है, एक ये फंडामेंटल ड्यूटी हो जाती है, टू रिस्पेक्ट द वुमेन। ठीक है, इसके अलावा जो होती है फिफ्थ जो सक्षम स्कीम निकाली गई है, वो निकाली गई है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा, जहां पर ये कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम है खुद के एम्प्लॉय के लिए, जिससे कि प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी रेलवेज की ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। तो दिस इज ऑल आवर सक्षम स्कीम, जिसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में चर्चा किया। क्लियर हो गया क्या चीज है? एक और इंपॉर्टेंट चीज है वो है हॉल मार्किंग को लेकर के नई गाइडलाइन आई हुई है। दिस इज न्यू गाइडलाइन। ठीक है, न्यू गाइडलाइन हुई है। इस गाइडलाइन में बताया गया है कि जितने भी लोग जो होता है वो गोल्ड वगैरह का कारोबार करते हैं, सराफा मार्केट वाले होते हैं, उनको कुछ इंपॉर्टेंट रेगुलेशन सबसे फॉलो करनी होगी। जैसे क्या है, कंज्यूमर हैव टू वॉच आउट, कंज्यूमर जो भी खरीदने जा रहे हैं उनको 4 चीजें देखनी होंगी। जैसे एक देखना होगा बीआईएस मार्क, जैसे क्या है देखिए ये आपका बीआईएस मार्क यहाँ पर बना हुआ है। इसके अलावा देखना होगा प्योरिटी इन कैरेट, मतलब कि कितना प्योर है, तो दिस इज प्योरिटी ऑफ कैरेट, जैसे 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट, अलग अलग तरीके की कैरेट। कैरेट इज अ यूनिट टू मेजर द प्योरिटी ऑफ द गोल्ड। क्लियर हो गया? इसके अलावा जो होता है एसे सेंटर नेम, कहां से ये बन करके आ रहा है तो उसके बारे में लिखा रहेगा। ज्वेलर्स आइडेंटिफिकेशन मार्क, कौन बेच रहा है, जैसे मान लीजिए एस्प्रा हो गई तो ये बेच रही है तो इसके बारे में होगा। इसके अलावा किस साल में बनाया गया, तो ईयर ऑफ हॉलमार्किंग ये भी लिखा रहेगा। ठीक है, तो ये तो है जो मतलब वॉच आउट करना है कंज्यूमर को। नया रूल क्या है? नया रूल ये बोलता है कि अगर कोई ज्वेलरी वाला है जो बेच रहा है 14 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट या 22 कैरेट गोल्ड को, अगर उसने कह लीजिए कि बेचा है विदाउट अ बीआईएस हॉलमार्क, अगर बिना बीआईएस हॉलमार्क के बेचा है तो उसको 5 गुना, जितने में वो बेचा है उसका 5 गुना पेनाल्टी लगाया जा सकता है, या फिर 1 साल तक की जेल भी की जा सकती है। अब देखिए ये रूल बनाया क्यों गया है? ये रूल इसलिए बनाया गया है ताकि उस पे बीआईएस हॉलमार्किंग हो और गवर्नमेंट को उसके बारे में पता हो, प्लस दूसरा प्योरिटी की चीज रहे, प्योर रहे, लोगों को किसी प्रकार का कोई भी मतलब विश्वासघात ना हो, किसी के साथ कोई ट्रस्ट ब्रीच ना हो बेसिकली। बीआईएस के बारे में देखिए थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आप लोग देख लीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के मिनिस्ट्री के अंतर्गत आ जाती है। ये बीआईएस एक डिपार्टमेंट है और ये बनाई गई थी 1986 में। इट इज अ स्टैट्यूटरी डिपार्टमेंट, ये एक स्टैट्यूटरी डिपार्टमेंट है। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये सब क्वेश्चन देखिए एग्जाम में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट तरीके से पूछे जाते हैं बिकॉज इट इज वेरी प्रैक्टिकल, तो इस वजह से ये काफी ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट आती है हमारी ग्रीन क्रेडिट स्कीम के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आप लोग जरा समझ लीजिए क्या है। द प्रपोज्ड ग्रीन क्रेडिट स्कीम एज इट इज ऑलवेज अलाउ एजेंसीज, दे कुड बी प्राइवेट कंपनी, फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट कम्युनिटी टू आइडेंटिफाई लैंड एंड बिगिन ग्रोइंग प्लैनेट्स। अब इसके बारे में क्या है जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कि सपोज कोई फॉरेस्ट है, ठीक है, कोई फॉरेस्ट है, 1000 एकड़ का कोई फॉरेस्ट है, दिस इज 1000 एकड़ का फॉरेस्ट। अब यहां पर क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, कोई एक प्राइवेट कंपनी आती है, मान लीजिए कि जो होता है HURL आ रही है, मतलब कि फर्टिलाइजर की कोई कंपनी आ रही है और ये कह रही है कि यार देखो ऐसा है कि हमको इस एरिया में अपना प्लांट लगाना है।
अब क्या करेगी, गवर्नमेंट के पास जाएगी, गवर्नमेंट को पैसे वैसे देगी, लाइसेंस वाइसेंस लेगी, सब कुछ लेगी, लेकिन गवर्नमेंट कहेगी यार यहाँ पर तो हमारा इन्वायरमेंट सेंसिटिव इलाका है, ये तो इन्वायरमेंट हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट लगे हुए हैं। कंपनी बोलेगी तो एक काम करिए, हमसे जो है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन एक्ट के जरिए, कैंपा के जरिए, CAMPA कैंपा के जरिए आप हमसे इसका कंपनसेशन ले लीजिए, पैसा ले लीजिए। तो गवर्नमेंट, अभी तक क्या होता था कि गवर्नमेंट ये कंपनसेशन ले लेती थी और ये कंपनसेशन फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे देती थी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बोलती थी कि भैया ऐसा है, तुम लोग अपना नए लैंड पे, न्यू लैंड पे जाइए और वहां पर अपना नया फॉरेस्ट उगा लीजिए, पैसा आप लोगों को दे ही दिया गया है। इससे लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही थी, क्योंकि अब जैसे यहां पर क्या है, यहां पे तो एकदम तैयार पौधे होंगे, पेड़ वगैरह एकदम बढ़िया तैयार हुआ होगा, जो बढ़िया ऑक्सीजन निकाल रहा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा होगा। लेकिन यहां पर क्या होगा कि अब ये न्यू सैंपलिंग्स वगैरह यहां पर लगाएंगे, यहां पर न्यू सैंपलिंग्स लगाएंगे, यहां पर नए पौधे लगाएंगे। इन सैंपलिंग को बड़े होने में कुछ नहीं तो 10 साल लगेंगे, यानी कि यहां पर बेसिकली 10 ईयर का जो इन्वायरमेंट है वो तो खराब हो ही गया। तो यहां पर एक प्रॉब्लम सिचुएशन निकल के आ रही थी, जिसका जो है नया सोल्यूशन खोजने के बारे में बात चल रही थी। तो नया सोल्यूशन के तौर पे ही निकल के आता है, वो स्कीम को बुलाता है ग्रीन क्रेडिट स्कीम। अब देखिए नाम से पता चल रहा है कोई चीज है क्रेडिट से रिलेटेड है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार, दिस इज उधार। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जरा ध्यान से सुनिएगा, इस उधार का मतलब क्या है, और आप लोग क्रेडिट कार्ड से भी मतलब इसको लिंक कर सकते हैं। अब जैसे होगा क्या, अभी तक जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपना 1000 एकड़ का मान लेते हैं कि कोई फॉरेस्ट बना करके रखा होगा, अब वहां पर मान लीजिए HURL खुद आती है कंपनी और कहती है यार मुझे जो होता है फॉरेस्ट चाहिए, तो फॉरेस्ट वाले बोलेंगे कि भैया ऐसा है, एक काम करिए, फला जगह पर, किसी एक जगह पर मान लीजिए कि कुछ विलेज कम्युनिटी है या कुछ NGO वाले हैं, ये लोग अपना फॉरेस्ट उगाए हुए हैं, ठीक है, ये लोग अपना फॉरेस्ट उगाए हुए हैं, आप एक काम करिए, जाइए इनसे इनका वाला जो फॉरेस्ट है पैसा दे करके या जो कुछ भी करके खरीद करके लेके आइए। इसको आप खरीद करके लेके आएंगे तो आपको एक क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, और इस क्रेडिट कार्ड के जरिए आप हमारे पास जब आएंगे तो हम आपको इतनी ही बड़ी जमीन यहां पर दे देंगे जहां पर आपको जरूरत है, वहां पर आप लोग अपना प्लांट लगा लीजिएगा। इससे फायदा क्या है, इससे फायदा यह है कि यहां पर जितने बड़े बड़े पेड़ जिनको मिले होंगे उतने ही बड़े बड़े पेड़ यहां पर इनको मिल जाएंगे। तो इससे क्या है कि जो हमारा ग्रीन एरिया है वो खराब नहीं होगा। बाकी जो पैसा मिला है उस पैसे से तो फिर से न्यू फॉरेस्ट हम लोग क्रिएट ही कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो अभी तक जो न्यू सैंपलिंग वाली केस थी वो अब नहीं लगेगी और इस तरीके से क्रेडिट वाली स्कीम सब आ जाएगी सामने। क्लियर हो गया क्या चीज है, ये ग्रीन क्रेडिट स्कीम क्या है। तो यहां पर इसके बारे में देख लीजिए क्या है ये, कि आफ्टर 3 ईयर दे वुड बी एलिजिबल टू बी कंसीडर्ड एज कंपनसेटरी फॉरेस्ट लैंड। दिस इज कंपनसेटरी। 3 साल के बाद में दे मेड फॉर फॉरेस्ट डेवलपमेंट। जैसे क्या है कि 3 साल में ये पूरा पूरा डेवलप कर लिया जाएगा और उसके बाद से ये लोग क्रेडिट पे देने के लिए हकदार बन जाएंगे। कौन, ये NGO वाले लोग। क्लियर हो गया क्या चीज है। दिस इज पार्टिसिपेटरी एंटिटी विल बी फ्री टू ट्रेड इट्स एसेट दिस दैट इज प्लांटेशन इन पार्सल्स एंड ये सब चीजें आप लोग पढ़ लेंगे, क्या चीज है समझ में आ ही गया होगा। बाकी देखिए यहाँ पर क्या है कि कुछ फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी के बारे में बताया गया है कि अगेन ये बॉडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी जो होती है वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ मतलब MOEFCCC के अंतर्गत आ जाती है एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग फॉरेस्ट डिवीजन। क्लियर हो गया क्या चीज है। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज क्लास। हम लोगों ने करंट अफेयर्स में काफी कुछ देखा हुआ है और जितने बचे हुए हैं वो हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। और अगर कोई डाउट होता है, टेलीग्राम की लिंक नीचे दी हुई है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। कोई डाउट होता है तो आप उस पर अपने जो डाउट्स हैं रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में उसको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।